अगर ओखला के परिदृश्य देखें तो वो एक लो ग्रेड राखी सावंत का रोल निभाते हैं हर बार। ये ड्राइव होते हैं केरला से। केरला में उनके बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। जाहिर है कि वो आरएसएस के शुरू के प्रचारक रहे हैं। आज आरएसएस के लिए वो सुबह सुबह आरती उतारते हैं और अपने भाई को बोला है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे मुसलमानों का वोट बटे और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। ये हाइपर उगाही वाले लोग हैं। अगर उगाही नहीं कर रहे होते तो ये 4000 गज के प्लॉट पे बैठे हुए होते क्या। और जितने डिस्प्यूटिए जितने लोग ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं वो सारे उनके पार्क में बैठते हैं। वो 3500-4000 गज के फार्म हाउस में वो रहते हैं। उन्होंने कहाँ से खरीदी, कौन सी प्रॉपर्टी बेच के खरीदी और कौन सी नौकरी करके खरीदी, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर उनको नहीं है इल्म इन सब चीज़ों के बारे में तो थोड़ा पढ़ना चाहिए। बेटी उनकी थोड़ी पढ़ी लिखी है, उनसे भी थोड़ा सा एडवाइस लेना चाहिए। पुलिस को मारना, गाली बकना, जलालत की जितनी भी हदें होती है उनको पार करना, यही काम है उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ओखला में लेता नहीं है। भारत का जो पॉलिटिकल इतिहास है उसमें कट्टर से कट्टर विरोधी पार्टियां ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से हाथ मिलाती रही हैं। हमेशा ऐसा होता रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को अगर किसी ने कमज़ोर किया है तो आम आदमी पार्टी ने ही कमज़ोर किया है। लेकिन अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं और इन सबका मकसद है मोदी को कमज़ोर करना, मोदी को हराना, बीजेपी को हराना। मगर ऐसे वक्त में जबकि केजरीवाल, राहुल, सोनिया सब मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब मिले हुए हैं, कांग्रेस के ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है केजरीवाल से हाथ किसी भी हाल में नहीं मिलाना चाहिए। हमने कल ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को मैं कभी भी पसंद नहीं करता, वो संघ के आदमी हैं और कांग्रेस को उनसे कभी भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को भी केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद मुझे कई लोगों का फ़ोन आया। हमारे साथ फिरोज़ अहमद साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी में। उसके अलावा ये माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं, वेल एजुकेटेड हैं। ओखला की पॉलिटिक्स में उनका बहुत रोल है। कहा जाता है कि अहमतुल्लाह खान जब एमएलए बने और वाजिद साहब जब काउंसलर बने तो इन दोनों को जिताने में इनका बहुत अहम रोल था। कुछ लोग कहते हैं कि मेन एडवाइज़र इन दोनों के फिरोज़ अहमद ही हैं। फिरोज़ साहब, आपको आसिफ मोहम्मद खान के बयान पे क्या आपत्ति है? अब उनका बयान क्या है? उनका एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर ओखला के परिदृश्य देखें तो वो एक लो ग्रेड राखी सावंत का रोल निभाते हैं हर बार। जब चुनाव आता है तो उससे 2-4 महीने पहले वो जिंदा होते हैं, फिर बाकी सारे 4 साल 5 महीने वो कबूतर उड़ाते हैं। कबूतर, तीतर ये सब बटेर उड़ाते रहते हैं। उनको ओखला की ग्रेजुअल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक नया डिस्कोर्स सेट करेंगे। वो ज़्यादातर डिवाइसिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं और एक यंग जनरेशन को डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ, ये बोल करके कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये आरएसएस है, ये आम आदमी पार्टी है। इनका कभी भी डेवलपमेंट की तरफ कोई प्रोजेक्शन नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को अपनी स्पेस में लाने के लिए यंग जनरेशन को अपनी पुरानी एक धर्रे वाली जो राजनीति होती है डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स के अंदर में घसीटते हैं। उससे ज़्यादा ओखला के अंदर में उनको कोई सीरियस नहीं लेता। वो पुलिस को मारना, गाली बकना, जलालत की जितनी भी हदें होती है उनको पार करना, यही काम है उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ओखला में लेता नहीं है। फिरोज़ भाई, ये बताइए, अगर उनको लोग सीरियस नहीं लेते हैं तो उनकी बेटी कैसे जीत गई काउंसलर का इलेक्शन? देखिए, बेटी उनकी जीती है, जिस भी तरीके से जीती है। मैं ओखला की आवाम ने उनको वोट किया है, मैं ओखला की आवाम का रिस्पेक्ट करता हूँ। वो पहले भी पार्षद रहे हैं, 2 मरतबा विधायक भी रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, ओखला के अंदर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? लार्जर कंट्रीब्यूशन क्या है? आप भी तो ओखला ही में रहते हैं, आप बताइए कि लार्जर कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या उन्होंने कभी किसी एजुकेशन के मामलात में कोई बातें करी हैं? कुछ रोड मैप सेट किए हैं? कोई स्कूल बनाया है? कोई अस्पताल बनाया है? कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लार्जर देन लाइफ बेनिफिट्स हो ओखला की आवाम को, वो किया है? अगर वो बता दें कि हाँ मैंने ये काम किया तो मैं उनको मान लूँगा कि वो बहुत बड़े नेता हैं।
तो फिर मुझे एक चीज़ ये बताइए, जबकि आप लोग जो पुराने नेता हैं आपके, वो भी जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जब सब लोग एक साथ हैं तो अभी आखिर उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अपना स्पेस तलाश रहे हैं आने वाले दिनों में। और दूसरी चीज़, ये ड्राइव होते हैं केरला से। केरला में उनके बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। जाहिर है कि वो आरएसएस के शुरू के प्रचारक रहे हैं। आज आरएसएस के लिए वो सुबह सुबह आरती उतारते हैं और अपने भाई को बोला है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे मुसलमानों का वोट बटे और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। इसलिए वो मरे मुर्दे को उखाड़ रहे हैं और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पे मरे मुर्दे को उखाड़ेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। तो आसफरोदा उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि वो तो कहते हैं कि मेरे भाई से बातचीत भी नहीं होती कभी। अरे मेरे देखिए, भाई से बातचीत नहीं होती है, वो दिखा के बात करेंगे क्या हमारे और आपसे? उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ उनकी बेटी के सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, आप जाइए देख लीजिए। वो मिलते हैं नहीं मिलते, उनकी बच्चियाँ मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि उनकी बेटी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो पब्लिक फिगर है, वो यहाँ से काउंसलर हैं, अदरवाइज़ मैं उनकी बच्ची का नाम भी नहीं लेता। लेकिन जब रिलेटिव हैं, जब ब्लड रिलेशन है, तो उसको किसी तरीके से आप नकार नहीं सकते ना। एक आदमी शुरू से प्रचारक रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करता है, वो आरती उतारता है, वो पूजा करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो मुसलमानों के लिए एक नया डिस्कोर्स सेट करते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव थ्रो करते हैं, वो एएमयू के अगेंस्ट में बातें करते हैं, वो जामिया के अगेंस्ट में बातें करते हैं, वो माइनॉरिटी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बातें करते हैं, वो रिलीजियस फैक्टर पर बातें करते हैं। तो उनकी बातों का क्या सीरियस लेना है? ये तो ओखला के बेशतर लोग ये बात समझते हैं। जीता हार क्या रही वजह, वो ओखला के पार्षद चुनाव में, वो अलग बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि अभी के दौर में जो चुनाव 2024 के होने जा रहे हैं, ये लार्जर देन लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई के अंदर में पेटी प्रॉब्लम्स की कोई लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर में बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आई हैं। ये इसलिए नहीं बचाने आई हैं कि आसिफ मोहम्मद खान की अपनी पर्सनल बेनिफिट्स किस तरह से हों, कांग्रेस की पर्सनल बेनिफिट किस तरह से हों, या आम आदमी पार्टी की पर्सनल बेनिफिट्स किस तरह। सब लोग मिलकर लड़ेंगे, देश में लोकतंत्र बहाल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट होगी और उसके जो कास्ट कल्चर क्रीड का जो भारतीय जनता पार्टी उसको हनन कर रही है, उसका मर्डर कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर कर रही है, उस मर्डर को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक हुई हैं। इसलिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बात का। बट मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और उनकी बातें बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं होती, उनका कोई बेहतरीन रोड मैप नहीं होता, उनकी सोच बहुत बेहतर वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं जाती है। वो छोटी सोच के आदमी हैं, बस वही सोचेंगे कि सीए का क्या हुआ, एनआरसी में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम भी इसी राजनीति में, इसी दिल्ली, इसी ओखला में हैं। मैंने उनको देखा है कि ओखला के अलावा कहीं आगे बढ़ करके कहीं पे भी मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उन्होंने ओखला में बैठ करके अपने पार्क से तो ज़रूर बोली है मीडिया के सामने में, लेकिन मौके वारदात पे कभी भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। पहुँची कौन है? यहाँ की सरकार पहुँची है। पहुँची कौन है? यहाँ का जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो पहुँचा है। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक सिंगल साइड नैरेटिव और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट नहीं करना चाहिए। और अगर उनको नहीं है इल्म इन सब चीज़ों के बारे में तो थोड़ा पढ़ना चाहिए। बेटी उनकी थोड़ी पढ़ी लिखी है, उनसे भी थोड़ा सा एडवाइस लेना चाहिए। उनकी पार्टी के जो एमएलए अमानतुल्लाह खान साहब, उनको आसिफ मोहम्मद खान ने हमेशा बुरा भला कहा, करप्ट कहा। एक बात उन्होंने फैमिली के बारे में भी कुछ कह दिया। हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि वो वीडियो आपको डालनी नहीं चाहिए। खैर, मैंने डाल दी थी वो वीडियो। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान भी मेरा छोटा भाई है। तो आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। देखिए जी, वो अमानतुल्लाह खान करप्ट हैं, आम आदमी पार्टी करप्ट है, उनसे ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं, ऐसा वो कहते हैं। आप उनका 4 साल का जितने भी उन्होंने एफिडेविट जमा किए हैं, उन एफिडेविट में अगर देखिएगा तो उन्होंने अपनी इनकम और अपनी प्रॉपर्टी जो शो की है, और जो 3,500-4 हज़ार गज के फार्म हाउस में वो रहते हैं, उन्होंने कहाँ से ख़रीदी, कौन सी प्रॉपर्टी बेच के ख़रीदी और कौन सी नौकरी करके ख़रीदी, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। उनका सिर्फ पैन नंबर अवेलेबल है, वो भी लास्ट ईयर में अवेलेबल है। लेकिन वो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, 50,000 रुपये का कबूतर उड़ाते हैं, तीतर बटेर उड़ाते हैं, ठीक है।
लेकिन वो बड़े से आलीशान फार्म हाउस में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ओखला विधानसभा के अंदर में पिछले 25 साल की राजनीति में कोई भी नेता रहा हो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ हो, ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है। तो ईमानदारी से तो ओखला विधानसभा के हर एक आदमी को पता है कि कैसे मिला है और किस प्रॉपर्टी में बैठे हैं और कहाँ से खाते पीते हैं वो, और ओखला के अंदर में भ्रष्टाचार कैसे चलाते हैं वो सब पता है। बिल्डिंगों पे आज के डेट में छापा पड़ रही है, सीलिंग हो रही है, डिमोलिशन हो रहे हैं, वो पार्षद वही है या उनकी बेटी है? जाए पूछे कि कहाँ कहाँ से पैसे मांग रहे हैं, और जेई तो खुले बोलता है कि भैया हमारे को पहुँचाना पड़ता है। तो ये भी फिर भाई इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग पैसा ले रहे हैं, जो डिमोलिशन वगैरह हो रहा है इसमें कमाई कर रहे हैं ये लोग। विधानसभा में इतना मैसिव डिमोलिशन कभी भी नहीं हुआ, ख़ास तौर से शाहीन बाग वार्ड के अंदर में, अबुल फजल वार्ड के अंदर में इतना मैसिव डिमोलिशन कभी नहीं हुआ। ख़ास तौर से ओखला विधानसभा के शाहीन बाग अबुल फजल वार्ड के अंदर में इतनी बिल्डिंगों पे सील कभी नहीं हुआ। और जितने डिस्प्यूटिए हैं, जितने लोग ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, वो सारे उनके पार्क में बैठते हैं। कहाँ से बैठते हैं? कौन प्रमोट करता है? कौन उन लोगों को लेकर आता है? कहाँ से? तो भ्रष्टाचार नहीं है वो। इनकी नज़र आज से वो गधे वाली ज़मीन पे है। उन्होंने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी मांडली कर ली, तो बहुत सारी चीज़ें ओखला के लोगों को पता है। नहीं, वो ज़मीन हो सकता है ना वो किसी फ़ायदे के लिए मांग रहे हो, और आवाम के फ़ायदे के लिए वो ज़मीन चाह रहे हो, वो अपने पर्सनल के लिए नहीं। कि हर एक चीज़ का मैं तो यही बोलता हूँ कि कभी भी कोई इंटरव्यू अगर हम करें तो एक पॉलिटिकल होता है, एक टेक्निकल होता है। टेक्निकल ग्राउंड पे जिस आदमी की वो ज़मीन है, वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, डबल बेंच पे, 5 बेंच पे वो ज़मीन उसने जीत रखी है, तो उसके ऊपर में कोई डिबेट तो है नहीं ना। लॉ ऑफ द लैंड, और ने उसको उसकी ज़मीन का मालिकाना हक दिया है। उस पर आप अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, ये तो ओपिनियन ही ख़त्म है ना। अगर किसी कोर्ट ने उसको उसकी पर्सनल एसेट्स को पर्सनल एसेट्स माना है, तो आपको ये नहीं बोलना ना कि मैं वहाँ पे यूजीआर बनाना चाह रहा था, फंडे मारने में बहुत सही है। यूजीआर की टेक्निकल रिक्वायरमेंट उनको पता है कि आसपास में कोई बसावट नहीं होनी चाहिए हैं, वो तो उसके बगल में घर है, उसके आसपास में घर है, तो बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है यूजीआर की। ये सब ब्लंडर है, बकवास की बातें करते हैं, उसके ऊपर में कोई भी चीज़ की सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये लोग हाइपर उगाही वाले लोग हैं, ठीक है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, तो वो इल्ज़ाम को जो ये हाइपर उगाही वाले लोग हैं, अगर उगाही नहीं कर रहे होते तो ये 4000 गज के प्लॉट पे बैठे हुए होते क्या? जहाँ से भी लाए होंगे, मैं कहता हूँ कि उसको ऑडिट करा लीजिए। जिस आदमी ने अपनी मौरूसी जायदाद को नहीं बेची एज़ पर द एफिडेविट, जिस आदमी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया एज़ पर द एफिडेविट, जिस आदमी ने कोई नौकरी नहीं की एज़ पर द एफिडेविट, उसके पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने एफिडेविट में दिखा रही है, रियल टाइम कॉस्ट उसकी 300 करोड़ रुपए। कहाँ से आ गए? अभी चुनाव जीता है ना उन्होंने, बड़ी सी एक कोई गाड़ी खरीदी है ना, कहाँ से आ गए? बच्ची भी तो बेचारी नहीं कमाती थी ना, कहीं कोई नौकरी नहीं करती थी। हम लोग नौकरी करते हैं, हमें पता है ना कि कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं ना। दिन भर तो घर पे बैठे रहते हैं, तो कहाँ से लाते हैं? दूसरों के ऊपर में एलिगेशन लगाना। आज अमानत साहब, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि वो मेरा भाई है। हर मुसलमान भाई भाई है, पूरा देश हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। लेकिन एक ज़माना था कि उन्होंने उनकी पर्सनल फैमिली पे अटैक किया है, उनकी बीवी पे अटैक किया है, उनके बच्चों पे अटैक किया है, उन बिना कोर्ट ऑफ लॉ के इस बात के लिए कि वो अभियुक्त हैं या उनको कोर्ट ने सज़ा दे रखी है। इन्होंने सज़ा दे रखी थी, और ऐसी बातें बोली जो कि सब समाज में बोली नहीं जाती है। तो अभी वो पाला बदल रहे हैं। वो पाला इसलिए बदल रहे हैं कि उनको केरला से फ़ोन आया, और केरला से फ़ोन इसलिए आया है कि वो आरएसएस की जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को प्रोपगेट करें। ओखला के अंदर में जो बेहतर वोटर हैं वो डेविएट हों, और मुसलमानों का वोट जो है वो बटे, और बटने के बाद जो है वो आरएसएस बीजेपी जीते। यही उनकी नैरेटिव। फिरोज भाई, मैं जो इनके कमेंट देख रहा हूँ, उस इंटरव्यू का जो मैं कमेंट देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इनके सपोर्ट में ही लिख रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए कोई गेम कर रहे हैं ये। देखिए, बेसिकली मैं आवाम को से, ओखला की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वाला जो चुनाव 2024 का जो चुनाव है ना, ये स्मॉल पेटी प्रॉब्लम्स के चुनाव नहीं है, ये लार्जर प्रॉस्पेक्टिव के चुनाव हैं, लार्जर रोड मैप के चुनाव हैं, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है,
ये देश को एक नई दिशा में ले जाने का चुनाव है। ये आरएसएस की विचारधारा, गुरु गोलवलकर की विचारधारा को स्थापित करने का चुनाव नहीं है। मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनने का चुनाव ये नहीं है। अदरवाइज़ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के मुखौटे जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान बने हुए हैं, अगर उस तरीके से बने रहेंगे तो देश के अंदर भी संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, बोलने की आज़ादी खतरे में आ जाएगी। ये थे फिरोज़ अहमद साहब, जिन्होंने एक तो आसिफ मोहम्मद खान पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, वहीं उनका ये मानना है कि ऐसे वक्त में जबकि 2024 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है और जो पार्टियां सेकुलर हैं, जो चाहती हैं कि जो एक तानाशाह है उसे हराना है, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। तो इनका मानना है कि ऐसे वक्त में आसिफ मोहम्मद खान का जो बयान था वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है।